गुड इवनिंग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने चैनल राठौर सर की क्लासेस में। और आप लोग को पता ही है कि डीएड का पेपर और बीएड का पेपर मई के महीने में है। आगामी शिक्षक भर्ती भी बहुत जल्द होने वाला है और प्रयास का एग्ज़ाम भी अभी अगले मंथ होने वाला है। तो मैं आज आप लोगों के समक्ष जो शिक्षक भर्ती और डीएलएड और सामान्यतः जो किस में आता है, जनरल नॉलेज में, वो मैं आज आपको कराने वाला हूँ। आप इसको देख के समझ पा रहे होंगे कि ये पुराने साल के क्वेश्चन पेपर हैं और ये जो डीएलएड में 2024 में आया हुआ सामान्य ज्ञान का प्रश्न है, मैं उसी को कराऊंगा 15-20 क्वेश्चन को। और इन क्वेश्चन को आप ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। इन क्वेश्चन को आपको देखना ही नहीं, एकदम रट लेना है, घोल के पी जाना है। ये किसी भी हालत में आपको भूलना नहीं है। क्यों? क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इन्हीं से आपका क्वेश्चन आगे आते रहेंगे और बेस भी बनेगा। तो मैं बिना आप लोगों का समय गंवाए क्लास को स्टार्ट करता हूँ। पहले नंबर के क्वेश्चन से फिर से बता दे रहा हूँ कि 2024 का डीएलएड में जो आया हुआ क्वेश्चन है उसका है। हाँ, इसको ये सोच के गलत धारणा नहीं बनाइएगा कि ये तो डीएड वाला है तो आगे आगामी रिक्रूटमेंट वाला एग्ज़ाम में नहीं आएगा, पटवारी में नहीं आएगा, है ना, तो शिक्षक भर्ती में नहीं आएगा। नहीं, आप पेपर का लेवल को देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि ये सब पीएससी लेवल के ही क्वेश्चन हैं। ये फैक्ट के रूप में है और वहाँ पे क्या होता है, कथन कारण के रूप में दिया होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म की मान्यता के अनुसार निम्नलिखित तीर्थंकरों को उनके क्रम से सुमेलित कीजिए। ये आया हुआ क्वेश्चन है। कुछ फैक्ट मैं और बताऊंगा तो उसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि जो आदिनाथ हैं वो पहले हैं। आदिनाथ हैं वो कौन से तीर्थंकर हैं? तो पहले तीर्थंकर हैं। और जिसको पता नहीं होगा, लेकिन सबको ये तो पता होगा कि जो बी नंबर वाले महावीर स्वामी हैं ये हमारे सबसे लास्ट तीर्थंकर हैं। इनके बाद फिर जैन धर्म में तीर्थंकर का सिलसिला, है ना। तो क्या हो जाएगा? बी का बी। तो आप ये हो जाएगा। और जो पार्श्वनाथ है ये हो जाएंगे 23 के और अजितनाथ हो जाएंगे 2 के। तो एक बार ऑप्शन को भी चेक कर ले क्या? चलिए चेक करते हैं। तो क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी का किस में चला जाएगा? 2 में। तो ये 2 और आदिनाथ का कहाँ चला जाएगा? 1। तो 2 और 1 वाला इसका आंसर हो जाएगा। देखिए तो कहीं पे है क्या? तो सबसे पहले वाले में 4, तो 4, तो ये पहले वाले में 4 और सेकेंड वाले में 2 और पार्श्वनाथ में 23, तो 1। तो ये राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? 1। तो इसको आपको याद कर लेना है, बिल्कुल एकदम याद कर लेना है भाई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। ओके, गुप्त वंश के अभिलेखों में प्रायः उद्रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो उद्रंग शब्द का अर्थ क्या होता है? तो एक प्रकार का क्या है ये? कर। तो यहाँ पे हम लोग क्या क्वेश्चन को बस ही याद करेंगे? नहीं, हम ये देख लेंगे कि गुप्त वंश के जो इंपॉर्टेंट कर हैं उनको हमको देख लेना है। आप थोड़ा सा गूगल सर्च करिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा, है ना। तो एक प्रकार का क्या था, ये कर था। और ये कर कौन सा था? तो ये परमानेंट कर था। कौन सा था? ये परमानेंट। मतलब परमानेंट को क्या बोला जाए? स्थायी था। ये क्या था? स्थायी था, रेवेन्यू वाला था, राजस्व। हाँ, इसी को आप एक सुने होंगे, उपरिका करके भी होता था एक ठो, उपरिका और कुछ लिखा रहता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, लेकिन है उपरिका टाइप। ये भी क्या है? कर से ही संबंधित है, गुप्त वंश के। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश शासनकाल में निम्नलिखित स्थान में रैयतवाड़ी भूमि बंदोबस्त लागू किया गया। चलिए, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है व्यापम का, सबसे फेवरेट क्वेश्चन। इस टॉपिक से क्वेश्चन अधिकतर बनते हैं, कभी सही जोड़ी में, कभी कथन कारण में, कभी इसको किसके काल में आया, इस तरीके से। तो चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? तो सबको पता है कि कहाँ हो जाएगा? मुंबई बोल लीजिए, या तो बॉम्बे बोल लीजिए, या तो मद्रास बोल लीजिए, है ना। ये उस क्षेत्र में क्या था, है ना। तो थोड़ा सा इसका मैं एक्सप्लेन कर दूं क्या? तो अच्छे से कर देता हूं, आप लोग भी इसको, है ना, इसका नोट्स भी मैं बनाया हुआ हूँ। हाँ, एक जानकारी और दे देता हूँ कि आपको जितने भी नोट्स हैं वो मेरे राठौर सर की क्लासेस करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ आपको सब मिल जाएगा भाई, है ना। तो इसको मैं आपको थोड़ा डिटेल कर देता हूँ, आप बढ़िया से इसको देख लीजिएगा, क्योंकि इसको मैं हाथ में। तो ठीक है, तो इसमें क्या होगा? एक होता है स्थायी बंदोबस्त, सब लोग सुने होंगे। ये क्या होता है? स्थायी बंदोबस्त।
तो स्थायी बंदोबस्त एक होता है कौन सा, तो स्थायी बंदोबस्त, और दूसरा कौन सा होता है, तो रैयतवाड़ी। कौन सा होता है, रैयतवाड़ी, तो रैयतवाड़ी हो गया। और एक तो कौन सा होता है, तो महालवाड़ी। ये तीन को नहीं भूलिएगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, इनको किसी भी कीमत में नहीं भूलिएगा। चलिए, तो स्थायी बंदोबस्त है तो आपको सबको पता है कि लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था, बिल्कुल क्लियर होगा। अब कब किया था, तो 1793 में। ये बिल्कुल नोट्स को बना के लिखते जाइएगा, नोट्स को बना के लिखते जाइएगा, एक एक चीज़ को याद कर लेना है। फिर से याद करा दे रहा हूँ, स्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस कब, तो 1793, 1793। रैयतवाड़ी कब, तो 1820। रैयतवाड़ी कब, तो 1820, 1820। किसके काल में, तो थॉमस मुनरो, लिख लीजिएगा, थॉमस मुनरो। महालवाड़ी क्या है, तो महालवाड़ी विलियम बेंटिंग के टाइम में आया था। किसमें, विलियम बेंटिंग के काल में, विलियम बेंटिंग के काल में। और ये किस क्षेत्र में था, तो महालवाड़ी किस में था, तो यूपी, एमपी, पंजाब। तो फिर से आपको एक बार क्लियर करा देता हूँ, अच्छे से देख लीजिएगा। जो स्थायी बंदोबस्त था तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, और कौन से क्षेत्र में, तो सबको पता है कि बंगाल, बिहार, उड़ीसा क्षेत्र में। क्लियर। दूसरा हो गया कौन सा, रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था किसके, तो थॉमस बोल लीजिए, थॉमस बोल लीजिए, थॉमस मुनरो। ये कौन सा क्षेत्र में, तो रैयतवाड़ी को ध्यान दीजिएगा। रैयतवाड़ी कहाँ था, तो आपका मद्रास, बॉम्बे। ये मेन थे, ऐसे कि नहीं कि ये कहीं और नहीं थे, ये भी थे। तो कहाँ था ये, मद्रास में और बॉम्बे में। क्लियर है, लिख लिए, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। ये वे क्वेश्चन हैं जो आपके कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करेंगे और हमेशा दिखते हैं ये क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। महालवाड़ी में, तो महालवाड़ी कौन था, विलियम बेंटिंग। और कहाँ था ये, तो यूपी, एमपी। थोड़ा सा मैं इनको आपको थोड़ा सा कोशिश करता हूँ याद कराने के लिए। जो महालवाड़ी है, जो महालवाड़ी शब्द है, तो महाल से पता चल रहा होगा। महाल को आप इस तरीके से रिलेट कर लीजिए कि कहाँ होंगे ये महल से याद कर लीजिए, है ना। तो महल कहाँ होते हैं, तो ज़्यादातर आप सुने होंगे यूपी हो गया, है ना, एमपी हो गया। इस तरीके से आप इसको रिलेट करेंगे, पंजाब हो गया, है ना। तो यहाँ क्या होते हैं, बहुत बड़े बड़े महल होते हैं, इसे याद कर लीजिएगा, तो महालवाड़ी। ठीक है, बाकी आपको सबको पता है कि जो कॉर्नवालिस थे, स्थायी बंदोबस्त, इसको बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवानी वाला याद होगा आप लोगों को। ठीक है, और बाकी आप लोगों को नीचे साइड मद्रास और चेन्नई, इधर साइड क्या होगा आप लोगों का, रैयतवाड़ी। रैयत इंडिविजुअल व्यक्ति को बोलते हैं। अगर कभी प्रश्न आ गया कि रैयत किसको बोलते हैं, तो रैयत इंडिविजुअल, जैसे मैं हूँ, मैं एक रैयत हो जाऊंगा, अपना क्या करूंगा, मैं खुद का टैक्स खुद सरकार को डायरेक्ट पटा के आऊंगा, इसमें कोई जमींदार बीच में नहीं आता था। लेकिन जो स्थायी बंदोबस्त था उसमें क्या होता था, एक जमींदार था, उसको बोल देते थे कि इतना रेवेन्यू आपको देना है, वो पूरे किसानों से कलेक्ट करके उसको देता था। और जो महालवाड़ी व्यवस्था है उसमें भी कोई जमींदार नहीं, ये एक गांव या मोहल्ले वाले को ही समझ लीजिए कि बोल देते थे कि इतना आपको कर देना है भैया, तो आप क्या करिए, इतना कर हमको चाहिए तो चाहिए, आपका फसल हो चाहे आपका फसल ना हो। तो सामूहिक टाइप का था। तो फाइनली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओवरऑल अगर कभी बात आता है कि जो ये बंदोबस्त किस लिए किया जाता था, तो क्या किसानों के हित के लिए, तो आप उसको सही नहीं मानिएगा। इनका मेन उद्देश्य क्या था, अधिक से अधिक राजस्व, रेवेन्यू जनरेट करना। ओके ओके, चलिए थोड़ा ज़्यादा समय ले लिया मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं 34 में। राम प्रसाद बिस्मिल को किस षड्यंत्र केस में मृत्युदंड दिया गया था, तो राम प्रसाद बिस्मिल को आपको सबको पता होगा कि ये काकोरी कांड वाले हैं, है ना, काकोरी कांड वाले हैं। लेकिन यहाँ पे क्या मैं काकोरी कांड पढ़ा के छोड़ दूंगा, तो बिल्कुल नहीं। यहाँ पे मैं आप लोगों को 2-3 ठो और बताऊंगा जिसको आपको मुखाग्र याद कर लेना है। जैसे कि आप नोट्स बनाते जाइएगा, है ना, इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। अलीपुर षड्यंत्र, कौन सा, अलीपुर, ये आप भूलिएगा नहीं, अलीपुर। कुछ कुछ को बताऊंगा, बाकी दिल्ली षड्यंत्र केस लाहौर है। काकोरी कांड, तो काकोरी कांड आप लोगों के सामने है, जो कि प्रश्न आ चुका है, काकोरी कांड। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक तो याद करिएगा चटगांव। ये चटगांव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है ना, चटगांव शस्त्रागार, इसको क्या बोलते हैं, चटगांव शस्त्रागार, चटगांव शस्त्रागार। ठीक है, भूलिएगा नहीं इसको। और बाकी गदर षड्यंत्र, तो चलिए थोड़ा सा बता देता हूँ। जो अलीपुर था, अलीपुर बम षड्यंत्र केस था, इसमें क्या करते हैं, जो घोष ब्रदर होते हैं, अरविंद घोष और बारिंद्र घोष, लिख लीजिएगा, लिख लीजिए, अरविंद घोष और बारिंद्र घोष। कब, तो 1908 में, 1908 में। कब, 1908 में, याद रखिएगा इसको। काकोरी कांड को बिल्कुल भूलिएगा ही नहीं, 9 अगस्त 1925। कब, तो 9 अगस्त
1925, 9 अगस्त 1925। इसको भूलिएगा नहीं भाई ना, ठीक है। इसको मैं डेट सहित करा दिया हूँ कि 9 अगस्त 1925, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन थे तो देखिए, अलीपुर षड्यंत्र केस में बता दिया कि अरविंद घोष और बारिंद्र घोष। और यहाँ पे आप लोगों को काकोरी कांड में तो राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान और राजेंद्र लाहिड़ी। राजेंद्र लाहिड़ी, तो राजेंद्र लाहिड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट फिगर हैं, इसको छोड़िएगा नहीं। चटगांव शस्त्रागार, तो चटगांव शस्त्रागार में कौन है तो सूर्य सेन। ये शस्त्रागार है तो ये क्या करते हैं, जो उनका वो रहता है ना, मतलब हथियार वाला जखीरा, उसको ही लोग कब्जा कर लेते हैं, है ना। तो उसमें कौन था मेन तो सूर्य सेन। कौन थे सूर्य सेन, कौन थे तो सूर्य सेन, ठीक है। 1930 की बात है। ये आशा करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया 34 का, तो 34 का पता चल गया कि राइट आंसर क्या होगा तो काकोरी कांड। नेक्स्ट 35, निम्नलिखित में से किसकी घोषणा सरकार के द्वारा किसी फसल के समर्थन मूल्य, है ना, तो ये सबको पता ही जनरल नॉलेज है ना। एमएसपी होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, तो इसको जो नए होंगे उनको नहीं पता होगा, लेकिन बाकी जो हमारे किसान भाई होंगे उनको सबको पता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा न्यूनतम समर्थन मूल्य, ठीक है। आगे बढ़ें, इसमें कुछ खास बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, हाँ ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हमेशा से फेवरेट बना हुआ क्वेश्चन है। चलिए ठीक है, इसको देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से उनकी तरलता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो देखिए तरलता का मतलब क्या होता है, लिक्विडिटी बोलते हैं इसको, लिक्विडिटी बोलते हैं। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि जैसे आपके जेब में कोई पैसा रखा हो, आप उसको कितना ईजी तरीका से क्या कर सकते हैं, खर्च कर सकते हैं। आप उसको जितना ईजी तरीके से खर्च कर पाएंगे उसको क्या बोलते हैं, किसका तरलता क्या है, बहुत ही मतलब क्या है, फास्ट है, तरलता है ना। और अर्थव्यवस्था की भाषा में तरलता एकदम ईजी नहीं होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उससे बचत इफेक्टिव होता है ना। कुछ फायदे भी हैं तो कुछ नुकसान हैं। चलिए तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, शॉर्टकट में बताऊँगा कि तरलता तो आपका क्लियर है कि क्या चीज़ हुआ, समझ में आ गया कि आप अपने जेब से पैसे जितना आसान से आप पैसा निकाल सकते हो उसको खर्च कर सकते हो, तरलता है। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि ये M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, ठीक है। तो थोड़ा सा देखिएगा, जो M1 है, M1 क्या होता है, फाइनली आप क्या समझिए, आपके जेब में जो पैसे हैं या तो पब्लिक के हैंड में जो पैसा है हाथ में, है ना, बाहर जो मार्केट में चल रहा है, नगद केस जो भी हो, वो सब क्या कहलाता है M1 में। दूसरे शब्दों में और उसमें ऐड करना चाहोगे तो जैसे हम कोई ATM से अपना पैसा निकाल सकते हैं ना, तो ATM से किसको निकालोगे, जो आपका बैंक के चालू खाता में जमा होगा। तो इसमें क्या क्या मिला होता है पहले में, तो जो इन हैंड है ना, तो पब्लिक के हाथ में जो पैसा होगा, पब्लिक के हाथ में जो कैश होगा ना पैसा, वो आप कर सकते हो, और जो आपका चालू खाता होगा, क्लियर हुआ, ठीक है। इसलिए आसान बहुत ज़्यादा इजी है। तो तरलता सबसे हाईएस्ट किसका होगा तो पहले नंबर का होगा। तो तरलता सबसे ज़्यादा किसका होगा तो पहले नंबर का होगा। चलिए ठीक है, तरलता किसका होगा सबसे ज़्यादा तो पहले नंबर का होगा, क्लियर हो गया। तो यहाँ हम पहले नंबर वाले देखिए, दो ठो ऑप्शन में ही दिख रहा है हमको पहला। तो ये क्या पूछा है, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम मतलब पहले सबसे ज़्यादा, सबसे ज़्यादा, फिर सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा तरल कौन होगा तो M1 होगा, ठीक है। तो इसमें एक ही आंसर हो सॉरी देखिए, तो आंसर कौन सा हो सकता है, या तो पहला या तो C नंबर। तो ये B नंबर हो नहीं सकता और D नंबर हो नहीं सकता। तो मैं बता दिया कि सबसे आसान कौन होगा तो पहला नंबर तो M1, और उसके बाद M2, तो लगातार सीरीज से ही लगे हुए हैं, तो आप इसको कर लीजिएगा। मैं बता दिया कि M1 में जो पब्लिक के पास में है ना, तो M2 में जैसे जाएंगे आप, तो M2 में क्या हो जाता है कि थोड़ा सा हम क्या कर लेते हैं, जो हम लोग पोस्ट ऑफिस में भी डिपॉजिट किए रहते हैं ना, वो पैसा भी उसमें ऐड हो जाता है। तो समझ के चलिए, पोस्ट पे ऑफिस से निकालेंगे तो थोड़ा सा दिक्कत होगा। फिर जो M3 में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, M1 पूरा का पूरा आ जाएगा, M1 पूरा का पूरा आ जाएगा। और जो बैंकों में आप क्या करोगे, फिक्स डिपॉजिट किए होगे, फिक्स डिपॉजिट वो भी उसमें आ जाता है। तो फिक्स डिपॉजिट को थोड़ा सा निकालना क्या होता है, दिक्कत होता है, ठीक है। तो उसके बाद आएगा, और फोर्थ में क्या होगा कि अब सब बचा कुचा सब फोर्थ में। इसका फाइनल आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। और एक चीज़ आप नोट करके लिखिएगा, जो चीज़ मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया, कि जो M1 होता है, M1 ध्यान दीजिएगा, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है। जो M1 होता है इसको क्या बोलते हैं, नेरो, नेरो संकीर्ण मुद्रा बोलते हैं, क्या बोलते हैं,
संकीर्ण मुद्रा क्या बोलते हैं? संकीर्ण। अंग्रेजी में नैरो और हिंदी में क्या बोलेंगे? संकीर्ण मुद्रा। और M3 को क्या बोलते हैं? ब्रॉड या चौड़ा। चौड़ा तो आता नहीं है, ब्रॉड। ब्रॉड व्यापक मुद्रा, ब्रॉड। इसको क्या बोलते हैं? व्यापक मुद्रा। भूलिएगा नहीं, ये आया हुआ प्रश्न है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। यह भी दिख रहा है, उतना समय नहीं दिख रहा था। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आया है, ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि मैं पूरे क्वेश्चन को डाउनलोड किया हूँ, फिर उसका एनालिसिस किया हूँ, इसमें मैं हल भी किया हूँ। ये मैं PDF डाल दूंगा, अपना खुद का नोट्स बनाया हूँ, उसके बाद आप लोगों को बता रहा हूँ ये सब चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, हम कहाँ पहुँचे थे। हाँ 37। चलिए 37 को देख लीजिए आप लोग। तो ये सबको पता है कि शिशु मृत्यु दर होता है ना, ये 100 जीवित बच्चे लिख दिया है, एक्चुअली गलत है, 1000 बच्चा होना चाहिए और उसी साल का 1 साल का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो इसको ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। 38, हाँ ये है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए ये सब आपको हर पेपर में देखने को मिलेगा, ये आप बिल्कुल इनको रट लेना है, रट लेना है, एकदम रट लेना है बिल्कुल इनको। किसी भी तरीके से आप ये नहीं सोचिएगा कि ऑप्शन को मैं देख के हल कर लिया तो कोई नहीं, ये कभी कभी दूसरे में बीच में घुसा के दे देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोकसभा स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। लोकसभा का स्पीकर संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है। स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। चलिए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें, फिर मैं इसका बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बता रहा हूं आप लोगों को, शायद इसको आप जज कर पाएंगे। चलिए तो पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूं कि जो लोकसभा स्पीकर होता है, लोकसभा स्पीकर होता है, वो तो पहली बात जो रूलिंग मतलब जिसका पार्टी होगा सत्ता में, है ना, उसका होता है वो, ठीक है। और उसके लिए क्या होना, उसको सांसद भी होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मतलब सांसद होना जरूरी है, ठीक है, मतलब उसका मेंबर होना जरूरी है। क्लियर बात हो गया एक। चलिए तो थोड़ा देखते हैं। अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि ये कथन क्या है? बिल्कुल भी गलत है। जो कि क्या है? कथन बिल्कुल गलत है। अविश्वास प्रस्ताव है ना, किसी भी मतलब टोटल जो समूह होता है ना उसके प्रति लाया जाता है अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। जैसे कोई मंत्री का समूह हो गया, मंत्रिमंडल हो गया, है ना, कैबिनेट हो गया, उसके प्रति लाया जाता है। तो पहली बात ये सब जानते भी होंगे। तो अविश्वास प्रस्ताव वाला मामला हो जाएगा गलत। तो मैं पहले ऑप्शन में चले जाऊं तो देखिए ये वाला ऑप्शन हो जाएगा गलत, तो ये वाला भी ऑप्शन हो जाएगा गलत। और ए कहीं पे दिख रहा है क्या? तो नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। तो अपन आंसर क्या हो सकता है? या तो हो सकता है सी और या तो हो सकता है डी, लेकिन हम एक एक चीज़ को देखेंगे, ठीक है। तो इसको याद से याद कर लेना कि लोकसभा का स्पीकर अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा पद से नहीं हटाया जा सकता। ये बात क्लियर हो गया। तो चलिए तो 100% है कि ये सही होगा। क्यों? क्योंकि देखिए एक दूसरे के कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं दोनों ऑप्शन। तो क्या होगा? लोकसभा का स्पीकर एक संकल्प के द्वारा हटाया जा सकता है, तो दूसरा आंसर सही है। तो देखिए दूसरा आंसर किसमें? हाँ भाई, तो दोनों में दूसरा आंसर है। तो अभी भी हम अपने आंसर तक नहीं पहुंच पाए। अब तीसरा और चौथा पढ़ते हैं। स्पीकर स्पष्ट बहुमत से हटाया जा सकता है। सदन के तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से स्पीकर को हटाया जा सकता है। तो इसका क्या होगा? तो बहुत ही अच्छे तरीके से देखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? ये राइट वाला आंसर होगा फोर्थ। ये देखिए ये स्पष्ट बहुमत है और ये क्या है? तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। ये छोटे बात हैं लेकिन ध्यान से दीजिएगा, इसे अगला भी क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है। तो स्पष्ट बहुमत और तत्कालीन सदस्यों का बहुमत, कुल सदस्यों का बहुमत, 2/3 बहुमत, ये सब चीजें अलग होता है। तो यहाँ पे देखिए तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से, जो उस समय उस वोटिंग के समय में वहां उपस्थित होंगे, उन सदस्यों के वोटिंग के समय क्या होना चाहिए? उनका बहुमत होना चाहिए, ठीक है, वो जरूरी है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्या हो जाएगा? डी। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलें। चलिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही मैं मेहनत करके ये क्वेश्चन को निकाला हूं ताकि आप लोगों को एक ही बार में बहुत सारा चीज़ सीखने को मिले, ठीक है। तो देखिए ये इतना इजी चैप्टर है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ बोल पा रहा हूं कि जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा ना, इस क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे वो। चलिए देखते हैं, ट्राई करते हैं हम लोग भी कि हमसे हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है।
देखिए जो ये संविधान की तीसरी अनुसूचियाँ हैं, थोड़ा सा मैं आप लोगों को बता देना चाह रहा हूँ कि जो अनुसूची होते हैं, अच्छा उसमें मैं थोड़ा सा और ब्रीफ कर दूं क्या, कि इसको मैं डाल दूंगा डायरेक्ट, मेरे पास है ये पूरा बना के रखा हूँ इसका आंसर में, मेरा कॉपी है खुद का। तो इसमें अच्छा हाँ चलिए थोड़ा सा और मैं फोकस कर दे रहा हूँ आपको कि लोकसभा के बारे में, जो कि छूट गया वो आपको जानकारी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए वो जानना भी जरूरी है। चलिए, जो लोकसभा का स्पीकर होता है उसके पास कुछ स्पेशल पावर भी होते हैं, ठीक है, स्पेशल पावर भी होते हैं, वो पावर को ही जानना बहुत जरूरी है। तो पहला पावर कौन सा होता है कि वो यह निर्धारित करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं है या नहीं है, कौन निर्धारित करता है? तो लोकसभा स्पीकर। दूसरी बात, दल बदल, एक होता है दल बदल, है ना, कई लोग ने देखे होंगे ना, कभी इस पार्टी में रहते हैं फिर कभी उस पार्टी में चले जाते हैं, तो दल बदल का जो फाइनल निर्णय होता है ना वो किसके द्वारा होता है? तो लोकसभा स्पीकर के द्वारा होता है। ये दो चीजें आप कभी भी नहीं भूलेंगे, ठीक है। ओके, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो संविधान की जो तीसरी अनुसूची है, तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि टोटल अनुसूची कितना होते हैं। तो अभी हमारा वर्तमान अनुसूची कितना है टोटल? तो टोटल है अपने पास 12 अनुसूची। ये क्या है, मैं हाथ में रखा हूँ फोन को इसलिए मैं इसमें बढ़िया से लिख नहीं पा रहा हूँ। टोटल कितना है? 12। तो पहले कितना कुछ कम होते थे क्या सर, क्या ज़्यादा होते थे? तो पहले कितना अनुसूची थे? 8। पहले कितना अनुसूची था? 8। और अभी वर्तमान में कितना है? तो 12। अभी वर्तमान में कितना है? तो 12। क्लियर हो गया? चलिए अब हम थोड़ा सा सूचियों के बारे में मैं हल्का हल्का आप लोगों को बता देता हूँ। मेरे वॉइस को सुनिए और उसको यहीं पे तुरंत नोट डाउन कर लिए, मैं बहुत धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। चलिए, तो पहला अनुसूची क्या बोलता है टोटल? तो पहला अनुसूची क्या बोलता है? तो पहला अनुसूची बोलता है कि हमारे जो कितने राज्य हैं, मतलब राज्य सेंट्रल लेवल में राज्य आप लोग सोच रहे होगे तो देश को बोला जाता है भाई राज्य ना, तो ध्यान से। तो भारत के राज्यों के, तो यहाँ भारत के राज्य बोल रहा हूँ तो स्टेट, लेकिन अगर देश का कोई राज्य बोल रहा हूँ, है ना, तो इंटरनेशनल की भाषा में किसको बोल देते हैं हम लोग? राज्य भी किसको बोल देते हैं? देश को। चलिए, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किसी भी देश के जो राज्य होते हैं और उनका जो सीमाएं होते हैं, बाउंड्री होते हैं, वो कहाँ पे मिलेगा आपको? पहले नंबर में। कौन से में? तो पहले अनुसूची में। क्लियर हुआ? दूसरे अनुसूची में क्या मिलेगा आपको? तो दूसरे अनुसूची में जितने भी हमारे कुछ अधिकारी होते हैं, है ना, उनके क्या होंगे? दूसरे में क्या होगा? वेतन भत्ते और उनके विशेषाधिकार के बारे में, तो वेतन भत्ते के बारे में पता होता है। तीसरा में क्या होता है? तो क्या किया जाता है उसमें? हम लोग ओथ, शपथ, शपथ दिलाते हैं, शपथ के बारे में होगा, जो कि यहाँ प्रश्न भी आया हुआ है। चौथे में क्या होगा? राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, कि कौन से मतलब एरिया को कितना सीट अलॉट होगा। पांचवें अनुसूची में और छठवें अनुसूची में ध्यान दीजिएगा, बात इसमें दोनों में अनुसूची मतलब पिछड़ा क्षेत्र के बारे में बात किया गया है, लेकिन इसमें अंतर है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जो अनुसूची 5 है, इसमें अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, अनुसूचित क्षेत्रों के बारे में बताया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में किस तरीके से वहां का शासन प्रशासन चलेगा। ध्यान दीजिएगा, फोकस करके बता रहा हूं, किस तरीके से वहां का शासन प्रशासन चलेगा। जैसे कि वहां के राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल कुछ विशेष पावर रहता है। वहाँ जिला, एक जिला न्यास परिषद करके बनता है ना, तो कुछ भी वहाँ नियम कायदा कहीं से लागू होता है तो उस न्याय परिषद से क्या होना पड़ता है? उनका परमिशन लेना पड़ता है, ठीक है। डायरेक्ट कोई भी नियम वहाँ डायरेक्ट, जो सेंटर में भी कोई नियम डायरेक्ट लागू हो रहा है वो डायरेक्ट वहाँ पे लागू नहीं होगा, ठीक है। तो क्लियर हुआ? तो पांचवी अनुसूची में क्या होगा? अनुसूचित क्षेत्र के किस तरीके शासन व्यवस्था चलेंगे उसके बारे में है। और अनुसूची 6, अनुसूची 6 सबको पता है कि अनुसूची 6 में क्या लिखा हुआ है कि पिछड़ा क्षेत्र, जो हमारे अनुसूचित क्षेत्र है ना, वो कौन कौन से जगह हैं जहाँ पे क्या होता है, इसको हम लोग वहाँ पे सेंट्रल का रूल डायरेक्ट लागू नहीं होता। तो इसमें कौन कौन सा होता है? तो असम, मणिपुर, मणिपुर ही है ना, इसमें मणिपुर ही, थोड़ा देख लेता हूँ, सॉरी देखिए गलत बता दिया था यहाँ पे, मेरे को भी कन्फ्यूजन हो गया था। असम, मिजोरम, ध्यान दीजिएगा, मिजोरम है, मिजोरम, मणिपुर नहीं है भाई, मणिपुर नहीं, असम, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा। इसको याद करने का थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा, ट्रिक कैसे है, तो थोड़ा सा ट्रिक ही बोल लीजिए इसको, ट्रिक से गड़बड़ हो जाता है, लेकिन आप ऐसे याद कर लीजिएगा, AM और TM। लेकिन ध्यान दीजिएगा
इस एम से मणिपुर नहीं होगा, इस एम से मणिपुर नहीं, यहाँ से असम, असम, मिजोरम, मिजोरम, यहाँ से त्रिपुरा और यहाँ से मेघालय, याद रखिएगा। ओके, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया, भूलिएगा नहीं, मणिपुर को नहीं लीजिएगा। सातवां अनुसूची, सातवीं अनुसूची में किसके बारे में बात किया गया है? तो सातवीं अनुसूची में मतलब पावर, शक्तियों का क्या किया गया है? बंटवारा किया गया। तो जान रहे हमारा संसदीय व्यवस्था है भारत में, तो संसदीय का एक लोकसभा होगा, कहने का मतलब क्या होगा, एक केंद्र होगा और फिर क्या होगा, एक राज्य होगा। तो केंद्र को क्या बोलते हैं? संघ। तो संघ सूची और एक राज्य सूची और दोनों का मिला जुला रूप समवर्ती सूची। तो क्लियर है, तो संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। तो संघ सूची में कितने हैं अभी विषय? विषय मतलब 97 विषय होते हैं। उस विषय में क्या करोगे आप लोग? तो थोड़ा लिख देता हूँ इसको, आप लोगों को कन्फ्यूजन ना रहे। आराम से हम लोग क्लास करेंगे, कोई हड़बड़ी नहीं है। 15 मिनट हुआ, 10-15 मिनट में हमारा ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया संघ सूची और ये हो गया राज्य सूची और ये हो गया समवर्ती सूची। क्या हो गया? समवर्ती सूची। तो यहाँ थोड़ा विषय को ध्यान दीजिएगा। तो इसमें 97 विषय है और इसमें 66 विषय है और इसमें 52 विषय है, ठीक है। विषय क्या है? इतने सारे, मतलब वे विषय जिसके बारे में नियम कायदा बना सकते हैं। तो क्लियर हो गया। चलिए, तो आपका 7 भी हो गया। 8 में क्या होगा? लैंग्वेज। लैंग्वेज हमारा जो 22 भाषाएं हैं ना, जो कि जिसको मान्यता प्राप्त है, तो वही आप है ना 22 भाषाएं। तो उसके बारे में 8वीं अनुसूची में दिया गया है। 9वीं अनुसूची में मतलब वो क्या कहने का मतलब, हम क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था संविधान में, है ना, कि न्यायिक चुनौती किसी चीज़ को देना है, उसके बारे में है। सॉरी, गलत तो नहीं बता दिया, सही है 9वां में। और 10 से याद रख लेना, दल बदल की नीति, जो अभी मैं बताया कि लोकसभा के स्पीकर, उसके बारे में मोटा मोटी मेन लीडर होता है। तो 10 नंबर में है ना, 10वीं अनुसूची में क्या होगा? 10वीं अनुसूची में क्या होता है? 10वीं अनुसूची में क्या होता है कि दल बदल। और 11वीं अनुसूची में क्या होगा? तो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पंचायती राज व्यवस्था। क्या होता है यहाँ पे? पंचायती राज व्यवस्था। और 12वीं अनुसूची में क्या होता है? तो ये क्या होता है? तो नगर पालिका, है ना, नगर निगम, नगर पालिका, म्युनिसिपल पार्टी, ठीक है। तो क्लियर हुआ यहाँ तक? चलिए, ठीक है। थोड़ा सा मैं 11वीं अनुसूची को और आप लोगों को डिटेल कर देता हूँ। 11वीं अनुसूची को और डिटेल कर देता हूँ। ये पंचायती राज से रिलेटेड है और ये 12वीं अनुसूची किससे है? तो नगर पंचायत से, ठीक है। तो 11वीं अनुसूची का जो संविधान संशोधन था वो 73वां था, 73वां। और नगर पंचायत कितना था? 74वां से। ये सब मैं फिर से कराऊंगा आप लोगों को, बस एक मैं अभी ओवरव्यू दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो चलिए अब इस प्रश्न का हल करें क्या? तो चलिए शुरू करते हैं। तो संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या सुमेलित है? तो हम तो बोल दिए सर कि हम क्या कर देंगे, कसम करा देंगे। तो कसम तो कराएंगे भाई, पर किसका कराओगे? तो चलिए देख लेते हैं। तो हम किसका इसमें लिखा हुआ है, शेड्यूल 3 में लिखा हुआ है कि क्या करेंगे हम? संघ के मंत्री का शपथ के बारे में बात किया गया है, राज्य के मंत्री के बारे में बात किया गया है, संसद के सदस्य के बारे में बात किया गया है ना, राज्य के जो भी उच्च न्यायालय हैं उनके न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है ना, सुप्रीम कोर्ट के भी न्यायाधीश के बारे में बात किया गया है। तो लेकिन सर ये प्रधानमंत्री को काहे नहीं बता रहे हो कि इसके बारे में कहाँ है? देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2, 3 एंड 4। कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। इसमें हो सकता है आप लोगों को कहीं से डाउट हो, लेकिन मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 3 एंड 4। एक चीज़ को याद रखिएगा कि शपथ में हम जो संविधान पढ़ते हैं ना, संविधान में कुछ कुछ हमारे इम्पोर्टेंट ओहदे हैं जिनका अलग से प्रावधान किया गया है। तो आप याद रखना है कि इसमें किन किन के बारे में शपथ का प्रावधान नहीं है। तो वो मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, किसके किसके बारे में नहीं है। तो हमारे तीसरी अनुसूची के अनुसार यहाँ पे किसको किसको नहीं लेते हम लोग? राष्ट्रपति को नहीं लेते हैं, उपराष्ट्रपति को नहीं लेंगे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल, है ना, राज्यपाल को हम इसमें काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। इनके लिए क्या है, अलग से ही इनका है ना व्यवस्था किया गया है। थोड़ा सा आप लोग अगर लिखना चाहें
तो इसके बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि राष्ट्रपति का शपथ किससे होता है, तो आर्टिकल 60 से होता है। आर्टिकल 60 से होता है, अनुच्छेद 60 से, और इसका 69 से, और इनका किससे होता है तो 159 से। ठीक है, याद रखिएगा। तो ओके, तो बोलोगे सर प्रधानमंत्री का तो नहीं आया, तो हाँ आपको सबको पता है कि प्रधानमंत्री क्या होते हैं, खुद संघ के क्या होते हैं, मंत्री होते हैं, तो इसके अंदर ही आ जाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री का अलग से कोई वहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है अनुसूची 3 में। ओके, थोड़ा सा हो गया होगा, लेक्चर लंबा हो रहा होगा, आप इसको आराम से देखिए, क्योंकि बहुत कम समय में हम कोशिश कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिले। क्यों? क्योंकि ये रिपीटेशन आपको मैं पूरा कराऊंगा 2024, 2023, 2019, 18, 17 तक कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है, संसद के प्रत्येक सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत में क्या सुमेलित है। जैसे कि मैं भी बताया आप लोगों को कि हमारे देश का सर्वोच्च पद क्या है, थोड़ा सा राष्ट्रपति है, तो राष्ट्रपति को विशेष प्रावधान होता है ना। तो राष्ट्रपति वाले में क्या होता है कि हम कुछ भी अगर उनके प्रति करना चाह रहे हैं ना, तो हम प्रेजेंट वाले को नहीं देखेंगे। मान लीजिए क्यों, क्योंकि उस सिनेरियो में अगर कम लोग प्रेजेंट हो गए और कुछ किसी चीज़ के ऊपर वोट होता है, तो वहाँ पे क्या है, निर्णय गलत आ सकता है। इसलिए राष्ट्रपति केस में हमेशा क्या होता है, कुल संख्या, कुल जैसे हम लोग 543 पढ़ते हैं आप लोग, हाईएस्ट है, तो उसका कुल संख्या का आधा कितना होगा, उस आधे को हम लोग देखते हैं, है ना। तो उसमें का बहुमत चाहिए। तो देखिए जहाँ पर भी कुल लिखा होगा ना, वो राष्ट्रपति की तरफ नहीं जाएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है कि कुल सदस्य संख्या का बहुमत और उपस्थित व मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत। तो उपस्थित और मतदान करने वाला बात बोल दिया ना, तो देखिए ये राष्ट्रपति वाले में नहीं जाएगा, क्योंकि उपस्थित वाला मामला यहाँ पे नहीं आता है। ठीक है, बाकी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के विरुद्ध तो आएगा, आंतरिक या बाह्य आपातकाल तो आएगा, और संवैधानिक संशोधन तो आएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3 और 4, आंसर नंबर बी। देखो इसको और अच्छे से थोड़ा देखते हैं तो कहीं एलिमिनेट हो पाता। देखिए अगर हमको पता था कि ए इसका आंसर नहीं होगा, तो देखिए इसमें भी ए दिया हुआ है, तो ये कट, ये भी कट और ये भी कट, तो राइट आंसर ऑटोमेटिक निकल के आ जाता। चलिए आगे बढ़ते हैं। 41 को देखिए, है ना, ये विज्ञान से क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको रट लीजिएगा, बिल्कुल रट लीजिएगा भाई ना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, आधुनिक आवर्त सारणी का आप लोग पढ़ते आ रहे होंगे कि मोजले ने दिया था। कौन, मोजले, कहीं कहीं मोसले पढ़ते हैं, कहीं कहीं मोजले पढ़ते हैं, मैं मोजले पढ़ता हूँ, MOSELEY, मोसले। लेकिन यहाँ पे तो सर मोसले का नाम ही नहीं लिखा है। हाँ तो नहीं लिखा है तो आप लोगों को जबरदस्ती किसी भी चीज़ को टिक मार के नहीं आ जाना है, क्योंकि जो डोबे राइनर है ना, डोबे राइनर है ना, ये त्रिक नियम दिए थे। कौन सा नियम, त्रिक, 3 से संबंधित त्रिक नियम। कौन सा नियम, तो त्रिक नियम। और न्यूलैंड कौन से नियम दिए थे, तो अष्टक नियम, 8 वाला नियम दिए थे। कौन सा नियम दिए थे, तो 8 वाला। कौन सा नियम, तो अष्टक नियम। क्लियर है। मेंडलीव की सबको पता है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी, मेंडलीव की आवर्त सारणी हम पढ़ते पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन एक चीज़ और भी पढ़ते हो गया, अब आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, है ना। तो जो मेंडलीव का जो आवर्त सारणी था वो पुराना वाला आवर्त सारणी था, फर्स्ट प्रथम आवर्त सारणी। ठीक है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा क्योंकि यहाँ आधुनिक पूछा हुआ है। तो सी बोर्ग इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। सी बोर्ग और मोजले, सी बर्ग और मोजले, MOSELEY, मोजले। क्लियर हो गया। चलिए थोड़ा सा और देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, मेंडलीव जो थे ना, तो पता होगा आवर्त सारणी में किसी भी तत्व के बारे में पढ़ते हैं तो एक परमाणु भार होता है और एक परमाणु संख्या होता है। तो जो मेंडलीव का आवर्त सारणी था वो परमाणु भार के हिसाब से सेटिंग में जमा हुआ था, और जो मोजले साहब हैं वो परमाणु क्रमांक के आधार में दिए हुए हैं। बस इतना ही अंतर है आधुनिक आवर्त सारणी में और पुराने वाले आवर्त सारणी में। चलिए 42 को देखते हैं। कौन से कारक मानव स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, तो आप इसको, ये कोई है ना खास क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए संक्रमण के कारण तो प्रभाव पड़ेगा और अनुवांशिक के कारण भी प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, कुछ भी नहीं जाना। तो 1 और 4 को आप ले लीजिए, तो कहीं पर भी 1, 4 आपको दिखेगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए 1, 4 इसमें है और किसी में है क्या, नहीं है। इसमें है क्या, हाँ इसमें भी है, 1 और 4 इसमें भी है, इसमें नहीं है। तो ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा हो सकता है, 1, 2, 4, तो 2 नहीं होगा, मौन
उत्परिवर्तन है तो नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1, 3 और 4, सी नंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो सबको पता होना चाहिए, इनका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। हालांकि इसका मुख्यालय तो बेंगलोर में है। इसका कहाँ है? बेंगलोर में है। इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये भारत का है जो कि बेंगलोर में है। ठीक है, जिस प्रकार अमेरिका का नासा आप सुनते हैं उसी तरीके से भारत का ही है। चलिए आगे बढ़ें। 44 नंबर में थोड़ा सा देखते हैं, है ना। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं से घुमा फिरा के आता है, तो इसके बारे में आपको प्रश्न का उत्तर तो दूंगा ही दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दूंगा, उसको आप लिख लीजिएगा। तो पहली चीज तो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ के संबंध में कौन सा कथन गलत है। तो मतलब एक गलत होगा, 3 तो सही है। तो अपने को क्या करना है, 3 को क्या कर लेना है, याद कर लेना है, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। चलिए, तो क्या बोल रहा है, तो यह सर्दियों में आने वाली पश्चिमी, हाँ तो भाई बिल्कुल सही बात है। आप लोग कभी कभी सुने होंगे, अभी अभी भी सुने होंगे कि तमिलनाडु में बहुत जोर वर्षा होता है। किस टाइम पे? ठंडी के सीजन में। और इधर भी हम लोगों का फिर कपकपी लगने लगता है नॉर्थ ईस्ट साइड, हम लोग जो उत्तर साइड है ना, यूपी एमपी साइड। तो आप देखे होंगे कि जैसे उधर क्या होगा, बारिश वारिश होता है तो हमारे इधर बहुत ठंडा लगने लगता है। सर्दियों में होता है सर? हाँ सर, तो सर्दियों में होता है, बिल्कुल सही बात है। यह जेट धारा से अप्रभावित है। आप लोगों को पता नहीं होगा जेट धारा, तो इसको भी छोड़ देते हैं। भारत के उत्तर एवं उत्तर पश्चिम क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, तो हाँ बिल्कुल सही बात है, ये प्रभावित करता है किसको? भारत के। ये देखिए ये वाला जो मैप पे इस वाला हमारा है ना, ये वाला उत्तर क्षेत्र है। और क्या बोल रहा है ये इस तरीके से नक्शा होता है भारत का, इस तरीके से आप लोग देखे होंगे। तो क्या बोल रहे हैं कि भारत के उत्तर, तो ये वाला हिस्सा उत्तर हो गया, और उत्तर पश्चिम तो ये वाला पूर्व हो गया, तो ये वाला पश्चिम होता है, ये वाला क्षेत्र है ना। तो इसी क्षेत्र में क्या होता है, एक तो यहाँ से ये वाला पक्ष, ये जो हमारा ये जो गया रहता है ना मानसून, ये आगे बढ़ता है, लेकिन इधर से जो ये वाला जो लिखा है ना, यह जेट धारा से, तो ये जो जेट धारा जब आता है, तो जेट धारा आता है, इसको रोक देता है, और ये वापस कहाँ जाता है, इधर वापस से ये आ जाता है। इसी को लौटता मानसून भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? लौटता मानसून भी बोलते हैं। तो आप समझ में आ गया होगा कि क्या इसको जेट धारा प्रभावित नहीं करती? तो करती है भाई, सॉरी, तो ये जेट धारा क्या करती है? प्रभावित करती है। और यहाँ पे क्या लिख दिया है? अप्रभावित। तो यही कथन इसका क्या है? गलत है। बाकी ये कथन सही है, ये भी कथन सही है, और ये भी। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र से आने वाली प्रवाह है, बिल्कुल सही बात है। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये भूमध्य सागर लिखा हुआ है, आप लोग कंफ्यूजन नहीं होइएगा भूमध्य रेखा में। किसमें? भूमध्य रेखा में। भूमध्य रेखा में, भूमध्य रेखा से परेशान नहीं होइएगा। क्लियर हो गया? क्लियर हुआ? तो मैं फिर से आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। पश्चिमी विक्षोभ जेट का प्रभाव के कारण ही पीछे वापस आता है। ठीक है, और ये नॉर्थ साइड और नॉर्थ के थोड़ा बगल में है ना, तो उत्तर पश्चिम के साइड में प्रभाव पड़ता है। ये ठंडी के सीजन में तमिलनाडु में जो वर्षा होता है ना, इसी की वजह से होता है। इसी को बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। ठीक है, तटीय क्षेत्र में वर्षा होता है इसमें ठंडी सीजन में। चलिए आगे बढ़ जाएं। सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है? तो सबसे लंबा राष्ट्रमार्ग कौन सा है? तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो आपको सबको पता होना चाहिए, कन्याकुमारी दिया है। तो ये कहाँ शुरू होता है, कहाँ से शुरू होता है ये? तो कन्याकुमारी, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक शुरू होता है। ये सबसे लंबा, तो पहला इसका आंसर हो जाएगा। उसका नाम क्या है? तो NH-44। उसका नाम क्या है? NH-44। और इसी में अब NH-7 हो जाता है। ये क्या हो जाता है? NH-7, 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 NH-7। खा लीजिए, आप खा लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, है ना। 46, ये सब अलग टाइप का क्वेश्चन आ गया, लेकिन फिर भी आपको करना है। तो क्या करना है सर? तो इसका क्या उत्तर को हमको देखना है? नहीं, ये जो ऑप्शन दिए हैं उसको आपको रट लेना है, बस इसके ऑप्शन को आपको रट लेना है। कि ये कोठारी आयोग कब आया था? तो 1964 से लेकर 1966 में। और ये मुदलियार आयोग कब आया था? तो 1952 से लेकर 53 में। और ये राधा कृष्णन आयोग कब आया था? तो स्वतंत्रता के समय, है ना। थोड़ा राष्ट्रपति को कनेक्ट करेंगे तो आ जाएगा कि प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। तो 47 में आज़ाद हुआ है, तो ये प्रथम है, तो आइडिया लग पा रहा होगा। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग कब? तो 2006 से 2009। तो याद क्या करना है आप लोगों को? कोठारी आयोग 1964 में आया था, और मुदलियार 52 में, और राधा कृष्णन 48 में, राष्ट्रीय ये 6। ठीक है, और बता देता हूँ आपको, जो कोठारी आयोग है इसी को क्या बोल देते हैं हम लोग?
शिक्षा आयोग भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं इसको? शिक्षा आयोग। क्या बोल देते हैं हम लोग? शिक्षा आयोग इसी को। और मुदलियार आयोग, और इसको राष्ट्रीय, हाँ मुदलियार आयोग को ना जो मिडिल स्कूल वाला है, माध्यमिक स्कूल वाला, उससे रिलेटेड ये नियम कायदा दिए थे। कोठारी आयोग मूलभूत जो बेसिक शिक्षा है उसके बारे में बताते हैं। और जो राधा कृष्णन आयोग है, राधा कृष्णन कॉलेज के बारे में बात करते हैं। तो इसका राइट आंसर तो सी है। इसका राइट आंसर क्या है? सी है। बाकी क्लियर है ये। आगे बढ़ जाएं। क्वेश्चन नंबर 47। तो 47 है ना, तो इसका भी आपको क्या उत्तर देखना है सर? तो हाँ, उत्तर तो देखना ही देखना है। चलिए इसको मैं इधर कर देता हूँ। उत्तर तो आपको देखना ही देखना है। इसका फुल फॉर्म याद कर लेना है। नीति तो नेशनल इंस्टीट्यूशन है ना, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया नीति का फुल फॉर्म है। ये 1 जनवरी 2015 को आया है। किसको रिप्लेस किया है? तो पहले क्या था? प्लानिंग कमीशन योजना आयोग था, उसको ये रिप्लेस किया है और मोदी जी के शासनकाल में ये आया है। बाकी अभी इसरो पढ़ लिए। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भारत का है। और रक्षा था ना, डिफेंस रिसर्च और डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है ना, तो ये DRDO। तो यहाँ पे लिखा भी होगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो DRDO। और केंद्रीय माध्यमिक तो है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इनको आपको रट लेना है बिल्कुल, फुल फॉर्म भी पूछ देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? तो हम इसमें, मैं आप लोगों को NAP 2020 अलग से ही पढ़ाऊंगा है ना, तो इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो इसमें मैं कोई आपको एक्स्ट्रा कुछ इन्फॉर्मेशन देने वाला नहीं हूँ। चलिए, तो इसके बाद आ गया 49 है ना, तो ये सब क्वेश्चन हम CDP बाल विकास में कर लेंगे। और कुछ अगर हमको लगता है ना, तो ये सब कुछ इसमें खास मेरे को दिखा नहीं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अभी समय कितना हो गया हम लोगों को? देखिए 30 मिनट का ये वीडियो हो गया। 10 मिनट का पहले वीडियो बन चुका था। तो थोड़ा सा मैं आप लोगों से और बात कर लेता हूँ है ना। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? आप वीडियो की क्वालिटी और हो सकता है मेरे वॉइस में, मेरे समझाने में थोड़ा बहुत इशू आ रहा होगा। आप इसके ऊपर ध्यान ना देते हुए आप इन कंटेंट्स के ऊपर में ध्यान दीजिए। इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ ताकि आप लोगों को रियल फील हो कि हाँ ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन हैं और इसी पैटर्न में क्वेश्चन आएंगे। आप देख लीजिएगा, ये 2024 का है तो मैं 2023 का कराऊंगा, 2022 का कराऊंगा। आप खुद फील करिए ना कि इनमें से आपसे कितना क्वेश्चन हो पा रहा है। जो भी न्यू लर्नर होंगे ना, उनको समझ में आ रहा होगा कि इनमें का बहुत सारा क्वेश्चन को समझ में ही नहीं आ रहा होगा। और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं वो सब कुछ पढ़ चुके हैं, उसके बाद भी इसका जब आंसर कर रहे होंगे ना, तो इसका आंसर की खोज रहे होंगे कि इसका आंसर की नहीं मिल रहा है सर। सब कुछ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। और आप लोगों से मैं निवेदन करता हूँ, कुछ बच्चे मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज किए हैं, आप लोग भी जो मेरे से बड़े मेरे व्यूअर देख रहे हैं वे भी, और जिनको भी इससे फ़ायदा हो रहा है वे भी, प्लीज़ मेरे नंबर पे आप लिख के भेजिए कि किस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो, उसको क्लियर लिखिए और आपको बेनिफिट उनका मैं एक ग्रुप बना दूंगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें ये सब डाटा मैं आपको दे दूंगा। तो ओके, अभी के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। और मैं अपने वादे के अनुसार डेली आप लोगों को वीडियो दूंगा। आपके पेपर एग्ज़ाम 5 शायद DLED का पेपर 5 मई को है और B.Ed का 11 मई को है। मई को है या जून को है ना? मई में है शायद। मैं करा दूंगा, आप लोग बिल्कुल जुड़े रहिए। ठीक है, मंडी निरीक्षक वाले भी इसको पूरा देखिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, मस्त रखिए। जय हिंद दोस्तों।